नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने एक वीडियो इसके बारे में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मध्य प्रदेश और कुछ स्टेट्स के जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आगे हम आज 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वें क्वेश्चन में है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र देकर संस्थित किया जाएगा। यह उपबंधित है। मतलब सीपीसी के किस प्रोविज़न में, ये किस ऑर्डर में, कहाँ पे कहा गया है कि हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र देकर संस्थित किया जाएगा। वादपत्र का मतलब प्लेंट 2 प्रतियों में दिया जाएगा। इसके बारे में किस धारा में उल्लिखित किया गया है, किस धारा या फिर ऑर्डर में किस में उल्लिखित किया गया है। तो इसके बारे में आदेश 4 नियम 1 में उल्लेख किया गया है कि हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र देकर संस्थित किया जाएगा। 27वें का आंसर डी हो जाएगा। अब 28वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है, प्रतिवादी से अपेक्षित है कि वह उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करे। लिखित कथन का मतलब रिटन स्टेटमेंट अपना 30 दिन के अंदर वह कोर्ट में अपना प्रस्तुत करे, किंतु वह 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो उसको किसी ऐसे अन्य दिन जो न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जिसकी अवधि किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि रिटन स्टेटमेंट के लिए टाइम कितने दिन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना दिन हो सकता है। मतलब 30 दिन तो होना ही चाहिए, 30 दिन तो होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कोर्ट निर्दिष्ट कर रहा है तो वह कितने मैक्सिमम दिनों तक वह रिटन स्टेटमेंट अपना जमा कर सकता है कोर्ट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 90 दिनों के अंतर्गत 90 दिनों के अंदर वह अपना रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 28 का सी हो गया है। 29वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यतया है। ऊपर हमने जैसा देखा, सामान्यतया अगर हमको देखना है तो सामान्यतया 30 दिन तक है। वो आगे अगर कोर्ट विनिर्दिष्ट कर रहा है तो वो 90 दिन तक कर सकता है। तो इसके बारे में समन की तारीख के 30 दिन के अंतर्गत, ये डी आंसर हो जाएगा 29 का डी। ये क्वेश्चन देखिए बगल में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये पूछा गया, किस किस एग्ज़ाम में। एमपी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीजे में भी आया था ये यहाँ पे। तो सब में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे समन के बारे में ऑर्डर 8 में दिया गया है कि ये सब सारी चीज़ें ऑर्डर 8 में है कि 30 दिन के अंतर्गत ये पेश किया जाना चाहिए समन। समन कह रहा हूँ, सॉरी, रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के आदेश 5 नियम 1 और उपनियम 1 के अधीन किसी प्रतिवादी से अपेक्षा की जाती है कि हाजिर हो और दावे का उत्तर दे और लिखित कथन फाइल करे। कितने दिन के अंतर्गत किसी प्रतिवादी से अपेक्षा की जाती है कि वह आए, अपना मतलब दावे का उत्तर दे और हाजिर हो, उपस्थिति वह अपना वहाँ पे दर्ज करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यही ऊपर जो ऊपर समन की तारीख के बाद 30 दिन में रिटन स्टेटमेंट देने का तारीख है, यही इसी के बारे में यह भी पूछ रहा है कि लिखित कथन अपना कितने दिन में फाइल करे। ये 30 दिन के सामान्यतया इसका अवधि 30 दिन है। अगर पूछेगा नॉर्मल तो 30 दिन इसका अवधि होगा, लेकिन अगर कहीं कहीं पे अगर पूछता है कि कितने दिन बढ़ाया जा सकता है कोर्ट के आदेश द्वारा या फिर कुछ रीजन्स होंगे तो उसमें 90 दिन मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर 30 दिन का हो जाएगा। तो 30 का सी हो जाएगा आंसर। 31वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुजराई का दावा किया जा सकता है। मुजराई का दावा किया जा सकता है सिर्फ धन वसूली के वादों में मुजराई का दावा किया जा सकता है और किन्हीं वादों में नहीं। सिर्फ ये उत्तराखंड जे के 2012 में आया था, उत्तराखंड जुडिशरी में, ये धन वसूली के वाद में ही सिर्फ मुजराई का दावा किया जा सकता है। तो 31 का बी आंसर हो जाएगा। अब 32वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है, सिविल वाद में प्रतिदावा
प्रतिदावा में के अभिवचन व संस्थित करने का तरीका है। मतलब प्रतिदावा, अगर कोई दावा के अगेंस्ट में अपना प्रतिदावा पेश कर रहा है तो उसके अभिवचन प्लीडिंग व संस्थित करने का तरीका है। क्या तरीका होगा अभिवचन और संस्थित करने का तरीका उसको क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखते हैं, लिखित कथन में प्रतिदावा सम्मिलित किया गया हो, न्यायालय की अनुमति से पूर्व प्रस्तुत लिखित कथन में संशोधन के द्वारा, पश्चातवर्ती अभिवचनों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। लेकिन अगर सिविल वाद में प्रतिदावा के अभिवचन व संस्थित करने का तरीका है कोई, तो एक ही है, लिखित कथन में प्रतिदावा सम्मिलित किया गया हो। यहाँ पे लिखित कथन में ही उसको सम्मिलित किया गया हो, तभी सिविल वाद में प्रतिदावा के अभिवचन व संस्थित करने का किया जा सकता है। मतलब कि उसको करने का तरीका यही है कि उसको लिखित कथन में सम्मिलित कर दिया जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 का था ए, और 33 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रावधानित है। आदेश 7 ये प्लेंट से संबंधित है, वादपत्र से संबंधित है, और इसमें क्या है, आदेश 7 के नियम 10 में वादपत्र के लौटाए जाने के बारे में प्रावधान दिया गया है। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ना कि वादपत्र की अस्वीकृति है, ना वादपत्र का ग्रहण किया जाना, ना उपरोक्त ए बी। इसका आंसर ए हो जाएगा, वादपत्र का लौटाया जाना, 33 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34वें क्वेश्चन की ओर। दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे? दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये विवादकों के निपटारे तक, और मतलब कब तक ये समय होगा कि इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। विवादकों का जब तक निपटारा नहीं हो जाता, विवादकों के निपटारे के बाद में कोई भी समय जब मांगा जाए, मतलब कोर्ट के द्वारा जब मांगा जाए अभिवचनों के साथ, इसको दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज, मतलब दूसरा पक्ष जो है उसके जो साक्षी हैं उनके प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज अगर पेश किया जाना हो तो कब पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, विवादकों के निपटारे के बाद के समय इसको पेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 34वें का बी हो जाएगा आंसर। विवादकों के निपटारे के बाद के समय इसको पेश किया जा सकता है। यह यूपी जुडिशरी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 35वें क्वेश्चन में है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 में प्लेंट है, पहले ही मैंने बताया है, प्लेंट यानी वादपत्र के बारे में समझाया गया है। तो आदेश 7 नियम 11 आदेश ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत वादपत्र नामंजूर किया जाएगा। मतलब वादपत्र को कब नामंजूर किया जा सकता है? तो नॉर्मल हम समझ सकते हैं, आदेश 7 ऑर्डर 7 के रूल 11 में वादपत्र का नामंजूर किया जाना है। तो अब वादपत्र का नामंजूर किया जाना कैसे होगा? तो इसके बारे में आंसर क्या होगा देखते हैं। जहाँ वह वाद हेतु प्रकट करता है, जहाँ वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जहाँ यह 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा कि वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा जहाँ वह वाद हेतु प्रकट करता हो। मतलब अगर वाद हेतु प्रकट होता है तो उस वाद पत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा। अन्य सभी जगहों पर वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो 35वें का ये आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है तो यह मामला है। अब ये पूछ रहा है कि अगर पक्षकार कोई है, जैसे 2 पक्षकार होते हैं उचित आवश्यक, तो आवश्यक पक्षकार को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो वह संयोजन किस प्रकार का होगा? इसके बारे में आंसर हो जाएगा, असंयोजन इसे कहते हैं। अगर आवश्यक पक्षकार नहीं सम्मिलित किया जाता है तो यह असंयोजन हो जाता है। तो 36वें का बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब समन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण, अब प्रतिवादी अगर अनुपस्थित है समन की तामील के समय, अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाता तो समन की तामील किस प्रकार की जा सकती है? नौकर को,
अवयस्क बेटे को, अवयस्क पुत्री को, मुनीम को। मतलब ये कह रहा है कि अगर समन का तामील करना है प्रतिवादी के घर पे और प्रतिवादी उस समय घर पे अनुपस्थित है, तो उस समन का तामील किस प्रकार से होगा। इनमें ना नौकर को किया जाएगा, इनमें से किनको किया जाएगा, ना नौकर को किया जाएगा, ना अवयस्क पुत्री को किया जाएगा, ना मुनीम को। यहाँ पे वयस्क बेटा जो है ये वैलिड होगा, ये मतलब इसी को समन का तामील किया जाएगा तो ये वैलिड माना जाएगा, बाकियों को वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर वह अवेलेबल नहीं है, घर पे उपस्थित नहीं है, तो उसके वयस्क बेटे को दिया जाएगा, समन की तामील की जाएगी। 38वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक प्रतिवादी एक वाद की अस्वीकृति के लिए अदालत में प्रार्थना कर सकता है। मतलब प्रतिवादी किसी वाद को अस्वीकृत करने के लिए कब अदालत में प्रार्थना कर सकता है। तो इसमें देखते हैं हम, अगर स्टाम्प लिखाई साफ नहीं है, अगर वह संसद के एक और अधिनियम द्वारा वर्जित है, अगर वाद विदेशी भाषा में बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम नॉर्मल देखते हैं, अगर स्टाम्प लिखाई साफ नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर वाद विदेशी भाषा में बनी है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क क्या पड़ता है कि अधिनियम द्वारा अगर वर्जित हो जाता है, अगर ये वर्जित हो गया तो ये अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब कि वो कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि एक्ट द्वारा पार्लियामेंट द्वारा किसी एक्ट द्वारा ये वर्जित है, तो इसे रोक दिया जाएगा, इनवैलिड है, तो इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। तो 38वें का बी आंसर हो जाएगा। झारखंड जुडिशरी में 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन। अब 39वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन कहता है का अपने वाद में कुछ संशोधन करना चाहता है। अपने वाद में कुछ संशोधन करना चाहता है, प्रतिवादी ऐसे संशोधनों का विरोध करता है। यहाँ पे वादी जो है अपने वाद पत्र में कुछ संशोधन करना चाह रहा है और प्रतिवादी जो है ऐसे संशोधन का विरोध कर रहा है कि नहीं, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। तो न्यायालय को संशोधन की अनुमति देना चाहिए या नहीं। यदि नहीं, अब न्यायालय ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि न्यायालय कब अनुमति देगा संशोधन के लिए, कि वादी जो है वो संशोधन कर पाए अपने वाद पत्र में। तो इसके लिए देखते हैं, जब सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो, जब ऐसा किया जाना वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए आवश्यक हो, जब वाद की प्रकृति में सारभूत परिवर्तन हो जाता है। ये सारभूत परिवर्तन अगर वाद की प्रकृति में हो जाता है तो ऐसे संशोधन के लिए परमिशन देगा कोर्ट। यहाँ पे ये ज़रूरी है, ये जब वाद के विचार में विलम्ब होने की संभावना, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। जबकि सी आंसर जो है होगा, और इसमें वाद की प्रकृति ही बदल जाएगी। अगर ऐसा संशोधन है तो कोर्ट परमिशन देगा कि अगर ऐसा तथ्य है, ऐसा कुछ उसमें संशोधन किया जाना है कि जिससे वाद पत्र की मतलब ये वाद की प्रकृति जो है वो चेंज हो जाएगी, तो कोर्ट उसको परमिशन देगा कि वाद पत्र में संशोधन कर सकते हैं आप। अब 40 इसका 39 का सी हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 40वां क्वेश्चन कहता है, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए सीपीसी के निम्नलिखित में से किसके अधीन अनुज्ञात कर सकेगा। मतलब डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि कौन सा प्रोविज़न है सीपीसी में जहाँ पे संशोधन के बारे में दिया गया है, अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए कहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए आदेश 6 नियम 17, ठीक है, इसके बारे में आदेश 6 नियम 17 में दिया गया है। तो वहाँ पर रिटन स्टेटमेंट 8 में है, ऑर्डर 8 में, और ऑर्डर 8 में, और ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में है, जबकि प्लीडिंग के बारे में ऑर्डर 6 में है। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के बारे में है, और ऑर्डर 6 के रूल 17 में प्लीडिंग का अमेंडमेंट है, प्लीडिंग का संशोधन है। तो ये 40वें का आंसर हो जाएगा डी, आदेश 6 और रूल 17। प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है। यहाँ से हम देखते हैं प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है, कब किया जा सकती है, मतलब कहाँ पे प्रोविज़न इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहाँ पे ये रूल प्रोवाइड किया गया है कि प्लीडिंग यानी अभिवचन को बदला या संशोधित किया जा सकता है। तभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, ऑर्डर 6 रूल 17 में इसका संशोधन किया जा सकता है। तो डी आंसर हो जाएगा 41 का। 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है। अब यही चीज़ है जो ऊपर पूछा है, वो स्वैच्छिक संशोधन के बारे में, संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसके बारे में भी आंसर हो जाएगा, अभी ऊपर ही मैंने बताया, आदेश 6 रूल 17, ठीक। तो 42 का सी हो जाएगा। अब 43वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वादपत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहता है। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश किए जाने चाहिए। मतलब कि वादपत्र यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ
दस्तावेज मतलब जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनको मतलब जिस पर केस डिपेंड कर रहा है, वादी या प्रतिवादी का या पक्षकार जो भी हैं उनका केस जिस पर डिपेंड कर रहा है वो कब तक पेश किए जा सकते हैं। तो इसको देखते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम कब तक लिया जा सकता है। वादपत्र एवं लिखित कथन के साथ ही विवादितताएँ किए जाने से पूर्व, निर्णय के समय, किसी भी समय। तो इसका आंसर होगा निर्णय के समय, मतलब इस समय तक पेश किया कर दिया जाना चाहिए। 43वें का आंसर हो जाएगा सी। निर्णय के समय तक मैक्सिमम टाइम वहाँ तक है कि उतना टाइम लिमिट है कि वहाँ तक पेश किया जा कर देना चाहिए इस चीज़ को। 44वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वाद दिनांक 20/11/2012 को प्रस्तुत किया गया था और यह विनिर्दिष्ट रूप से अभिवाक किया गया है कि वाद कारण दिनांक 6/10/2012 का उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी उपस्थित हुआ और उसने वादोत्तर प्रस्तुत किए बिना एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 है जो कि वादपत्र का नामंजूर किए जाने के बारे में है, सीपीसी के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वाद परिसीमा बाधित है। बताइए निम्न में से कौन सी विधिक स्थिति सही है। मतलब कि ये हो रहा है अक्टूबर में, 6 अक्टूबर 2012 को केस हुआ, मतलब कि वाद कारण उत्पन्न हुआ और 20 नवंबर 2012 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रतिवादी जो है ये फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि ये परिसीमा द्वारा बाधित है। लगभग ये हो रहा है 1 महीने और 14 दिन हो रहा है, तो कम से कम 44 दिन के आसपास हो रहा है इसका टाइम। तो ये कह रहा है कि ये कौन सा स्थिति होगा यहाँ कि प्रतिवादी जो है आदेश 6 और उसके रूल 11 का फ़ायदा, आदेश 7 और रूल 11 का फ़ायदा लेना चाह रहा है कि वादपत्र का नामंजूर किया जाना। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है आगे। आदेश 7 में रूल 11 में जो दिया गया है उसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। आवेदन आदेश 7 रूल 11 सीपीसी प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि वादोत्तर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बी, वादपत्र नामंजूर किया जाना चाहिए चूँकि वाद परिसीमा विधि से बाधित है। और सी क्या है, आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना उचित होगा चूँकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लेखबद्ध किए बिना किया जा सकता है। डी, आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए चूँकि वादपत्र सही वाद कारण प्रकट नहीं करता है। तो 44वें का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। इसका आंसर सी होगा, आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना उचित होगा चूँकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लेखबद्ध किए बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपत्ति का निराकरण किया जाना है तो पक्षकार जब तक साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करेंगे तो तब तक आपत्ति का निराकरण नहीं किया जा सकता है और आवेदन को इसी वजह से निरस्त किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 44वें का सी आंसर हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 45वां क्वेश्चन कहता है कि इसमें फिल करना होगा। 45वां क्वेश्चन कहता है कि जवाब दावा में विनिर्दिष्ट प्राख्यान किया जाना क्या प्रोविज़न दिया गया है सीपीसी में जहाँ पे जवाब दावा में विनिर्दिष्ट प्राख्यान किया जाना चाहिए। तो 45वें के बारे में हो जाएगा आदेश 8 में, उसके ऑर्डर 8 के रूल 3 एंड 5 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि जवाब दावा में विनिर्दिष्ट प्राख्यान आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में बताया गया है इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एमपी जुडिशरी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक वादपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। वादपत्र कब अस्वीकृत किया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। इसके बारे में प्रावधान दिया गया है आदेश 7 नियम 11 में। भी ऊपर हमने देखा था आदेश 7 रूल ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है कि वादपत्र कब अस्वीकार किया जा सकता है, वादपत्र का नामंजूर किया जाना। 47वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 47वें क्वेश्चन में है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदेश मुजरा और प्रतिवाद से संबंधित उपबंध है। मतलब कि कहाँ पे मुजरा और प्रतिवाद के बारे में प्रावधान किया गया है, इसके बारे में प्रावधान ऑर्डर 8 में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 48वें क्वेश्चन को देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किस में वादपत्र के वाद हेतुक ना होने के कारण नामंजूर किया जा सकता है। वाद हेतुक ना हो, मतलब कि हमने पीछे देखे थे कि ऑर्डर 7 रूल 11 में वादपत्र का नाम मंजूर किया जाना है, लेकिन उसमें भी कई सारे ग्राउंड्स हैं। तो उसमें वाद हेतुक ना होने के कारण ना मंजूर किया जाए, ऐसा किस उप रूल में
उपखंड में दिया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 के ए में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 49वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 ई, यही जो अभी ऊपर हमने पढ़ा वादपत्र का नामंजूर किया जाना, उसके ई के अंतर्गत वादपत्र को खारिज कब किया जा सकता है कि भाई अब यह दायर ना किया जाता, मतलब किस प्रकार दायर किया जाए तो यह नामंजूर नहीं किया जा सकेगा, तो ये पूछ रहा है। तो 49 का ये आंसर हो जाएगा। 2 प्रतियों में होना ही चाहिए। ऊपर हमने देखा था कि यह 2 प्रतियों में अगर नहीं है तो इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। 50वें क्वेश्चन को देखते हैं। सीपीसी के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत वादपत्र का निरस्तीकरण के बारे में बताया गया है। हमने ऊपर से देखा ही है, ऑर्डर 7 रूल 11 में वादपत्र का निरस्तीकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।